प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछले कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के कुछ अंश पढ़े हैं और समझे हैं कि किस प्रकार हमारी पहली महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल ने पर्वतारोहण की आरंभ की थी और जो अग्रिम दल के जो नेता थे, जो कार्य करने वाले थे, उन सभी ने उन लोगों की किस प्रकार सहायता की और जो पर्वतारोहण जैसे कि एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। वहाँ हमेशा हिमस्खलन होता रहता है और यदि कोई रास्ता बना भी दे और अगर बर्फीले तूफान आ जाए तो वह रास्ता फिर से बेकार हो जाती है और यदि ऐसा हो जाए तो फिर से रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो अब हम बचे हुए हिस्से को जारी रखते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो जब ये लोग बेस कैंप में पहुंचे, अर्थात पहुंचने से पहले ही उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अर्थात मौसम अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। रसोई सहायक का मतलब वे लोग अपने साथ भोजन पकाने वाले कुछ व्यक्तियों को भी ले गए थे और उन्हीं में से जो रसोई बनाने वाले एक सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। तो क्या हुआ, उन लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किसी की मृत्यु हो गई और अब जाकर रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई थी। तो अब वे आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे, वे कुछ हद तक निराश हो चले थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। का मतलब बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर अर्थात चोटी को पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी हो गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेरी नदी को निहारती रही। तो क्या है, अब जब वो पहले 2 बार देखी थी तो वह कुछ दूरी से, इतने करीब से नहीं। अब जब बेस कैंप में पहुंच जाने के बाद वे लोग उसके करीब थे और बचेंद्री पाल पहली बार एवरेस्ट को इतने करीब से देखा था और वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोत्से नुत्से की ऊंचाई से घिरी थी। बर्फीली टेढ़ी मेरी नदी को निहारती रही अर्थात देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती थी
और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तो देखो, अब जब कोई पहाड़ में चढ़े, कोई इतनी ऊंचाई पर चढ़े, तो उससे क्या होता है, उससे जो एवरेस्ट पर जो जमीन बर्फ है, जो बर्फ की नदियां हैं, जो कि ग्लेशियर हैं, तो उसमें हलचल हो जाता है। और हलचल हो जाने के कारण क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ की चट्टान तत्काल गिर जाया करते हैं। और इससे जो पर्वतारोहियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार के गहरे चौड़े हिम विदत में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। तो अगर इस तरह हो तो हिम का मतलब जो बर्फ में दरार पड़ जाते हैं, कभी कभी बहुत गहरे और चौड़े, तो इस प्रकार के ख्याल से भी बचेंद्रीपाल बहुत डर जाती हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इस प्रकार से जब वे लोग अपने पर्वतारोहण कार्य को जारी रखेंगे, या फिर वे लोग अपने संपूर्ण प्रवास का मतलब जितने दिन वे लोग वहाँ रहेंगे, अर्थात पर्वतारोहण कार्य में लगे रहेंगे और कभी कभी विश्राम भी करेंगे, तो लगभग हर दिन 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को यह हिमपात लगभग छूता रहेगा। उन्हें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले कक्षा में इसे जारी रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ेंगे, ताकि बाद में समझने में कोई कठिनाई न हो। फिर भी यदि कोई कठिनाई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।